नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत है। कथा निधि चैनल पर आप सुन रहे हैं फर्ज, इस कहानी का तीसरा हिस्सा। अब तक आपने सुना है पहले दो हिस्सों में कि कनक अपने पिता की मृत्यु के बाद में अपनी माँ को अपने साथ शहर में ले आती है। उसके इकलौते भाई की मृत्यु का सदमा उसकी माँ को ऐसा लगा कि वह बोलना भूल गई, किसी को पहचानती भी नहीं है, बस एकटक शून्य में निहारती रहती है। कनक शहर में तो ले आई माँ को, लेकिन घर की समस्या तो थी ही, इसलिए कनक और उसके पति दोनों ने मिलकर उनके पास में एक अच्छा वृद्धाश्रम था, वहाँ अपनी माँ को रखा। कनक पहले तो रोज ही अपनी माँ को देखने चली जाया करती थी, लेकिन जब ये संभव न हुआ तो फिर उसने हर रविवार को वहाँ अपनी माँ से मिलने जाने का फैसला किया। एक दिन आगे पढ़ते हैं। कनक जब वृद्धाश्रम में गई तो देखा कि बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और तितलियां मंडरा रही है उनके ऊपर, लेकिन माँ को यह सब दिखाना संभव नहीं था। वृद्धाश्रम के अन्य लोग तो बगीचे में आकर बैठते, हवा का आनंद लेते, फूलों का आनंद लेते। कनक माँ को भी यह सब दिखाना चाहती थी। माँ पैदल चल ही नहीं सकती थी। घर लौटकर कनक ने देव को अपने दिल की बात बता दी। देव ने सिर्फ सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। देव का इस तरह जवाब न देना कनक को बड़ा बुरा लगा। उसने तय किया कि आइंदा अपनी माँ का दर्द देव को कभी नहीं बताएगी। अगले रविवार को देव कनक के साथ बाहर निकला तो वे एक मॉल में पहुंच गए। कनक को समझ में नहीं आया कि मॉल में क्यों लेकर आया देव उसे। देव एक व्हील चेयर की दुकान में घुसे, वहां से एक व्हील चेयर खरीदी। फिर वो टैक्सी लेकर उसी में व्हील चेयर को डालकर वृद्धाश्रम पहुंचे। कनक को बहुत अच्छा लगा कि देव उसकी इच्छा की इस तरह कद्र करता है। कनक चाह रही थी कि देव को एक जादू की झप्पी दे दे, फिर याद आया कि वे तो टैक्सी में बैठे हैं। देव की लाई व्हील चेयर देखकर मुख्य सेविका और सभी नर्सों ने कनक से कहा, तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला है। दामाद होकर भी सास का इतना ख्याल रखता है। यहाँ के बुजुर्ग लोगों के बेटे भी अपने माता पिता को देखने तक नहीं आते हैं। कनक इस बात को समझती है कि वह समाज की कई लड़कियों की तुलना में अपनी माँ के लिए कुछ अधिक कर पा रही है। कम ही ससुराल वाले इस बात को स्वीकार करते कि वह हर रविवार को वृद्धाश्रम जाकर अपनी माँ से मिले। देव और सास रविवार को पूरे दिन पीहू की देखभाल करते, यह कोई कम थोड़ी था। देव जैसा दामाद वास्तव में दुर्लभ है। एक रविवार को कनक जब वहां पहुंची तो व्हील चेयर पर नर्स की मदद से अपनी माँ को बिठाया और फिर बगीचे की सैर करवाने लगी। एक छोटे बच्चे की तरह माँ को बगीचे के चारों ओर घुमाया। वह जब भी किसी तितली को देखती तो अपनी माँ को दिखाने के लिए उधर इशारा करती या फिर कुर्सी को उस दिशा में घुमा देती। कुछ गिलहरियों को देखकर कनक इतनी खुश हुई कि अगली बार से अपने साथ गिलहरियों के लिए बादाम लेकर आने लगी। बादाम खाने के लिए गिलहरियां कनक के हाथ पर तक चढ़ाया करती थी। कनक अपनी माँ को उस झरने के पास ले जाती जिस स्थान पर वृद्धाश्रम के बाकी बुजुर्ग बैठकर बातें करते, गपशप करते, हंसते, ठहाके लगाते। कई वृद्धाएं गीत भी गाती। कनक उन बुजुर्गों के पास माँ को लेकर बैठती, उनकी बातें सुना करती। न जाने माँ को कितना मजा आता है, लेकिन कनक को उन बड़े बुजुर्गों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। सबकी अलग अलग कहानी है, लेकिन दर्द सबका एक ही है, पर सब खुश रहते हैं। बड़ी बात यह है कि खुश दिखने की कोशिश तो करते हैं। वहाँ के बुजुर्गों ने कनक की बहुत प्रशंसा की है। वृद्धाश्रम में रहने वाली गीता काकी ने एक दिन कनक से कहा, तुम जो कर रही हो ना अपनी माँ के लिए, बहुत कम लड़के लड़कियां ऐसा कर सकते हैं। गीता काकी की बेटी विदेश में रहती है, उनकी देखभाल के लिए और कोई है नहीं, इसलिए वो वृद्धाश्रम में रहती है। एक और चाची है जिनका बेटा विदेश में है, इसलिए उन्होंने फ्लैट बेचकर यहाँ आना तय कर लिया। वृद्धाश्रम में रहने वाली विमला काकी बोली, बेटा बहू दोनों काम करते हैं, बड़े व्यस्त रहते हैं। वे काम के कारण अक्सर बाहर रहते हैं और हम पूरे दिन घर में अकेले रहने पर हमारा मन नहीं लगता था, इसलिए हम यहाँ चले आए। बेटा तो यहाँ आने देना नहीं चाहता था। उसे डर था कि आस पड़ोस, परिजन, दोस्त माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आने पर उसे क्या कहेंगे, पर यहाँ रहना वाकई अच्छा है। सबके साथ दिन अच्छे से बीतता है। हाँ, कभी कभी उनका बेटा उन्हें देखने आ जाता है। एक चाची बोली, उनकी बेटी की शादी कोलकाता में हुई, वे दिल्ली में रहते थे। पति के रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में रहने का तो कोई मतलब था नहीं, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में आकर एक फ्लैट खरीदा, बेटी दामाद के नजदीक रहने के लिए। लेकिन इस उम्र में पति के लिए बाजार, हाउस टैक्स, बिजली बिल, गैस बुक आदि कराना भी तो संभव नहीं हो रहा था।
घुटने के दर्द के कारण चाची भी घर का काम नहीं कर पाती थी। रसोईया महीने के आधे दिन आता नहीं था। नौकरानी का भी वही हाल था। दोनों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा था। एक रात पति की तबीयत बहुत बिगड़ गई। चाची अपनी बेटी को सूचना देने के लिए दौड़ी, लेकिन उस रात बेटी दामाद को उन लोगों के कारण बड़ी तकलीफ हुई, इसलिए दोनों इस वृद्धाश्रम में आ गए। अब उनका सारी जिम्मेदारी को आश्रम वाले उठा लेते हैं। दोनों यहाँ बहुत अच्छे हैं। सप्ताह में एक बार डॉक्टर आते हैं, चेकअप करते हैं। जब शरीर बिगड़ता है तो मुख्य सेविका एम्बुलेंस भी बुला लेती है और पास के नर्सिंग होम में भर्ती भी करा देती है। बेटी अपने परिवार में सुख शांति से है। कोशिश करती है महीने में एक बार हमसे मिलने आए। राधेश्याम अंकल का भी कहानी कुछ अलग नहीं है। बहुत ज्यादा बोलते नहीं। मुख्य सेविका बोली कि बेटे बहू पर बोझ बनना नहीं चाहते थे, इसलिए पत्नी के देहांत के बाद यहाँ आ गए। आजकल तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती उनकी। कनक ने सोचा कि यह विचार पहले उसके दिमाग में क्यों नहीं आया। अगर माता पिता को पहले इस वृद्धाश्रम में लाया गया होता तो शायद पिता पर इतना दबाव न होता। पिता के शरीर की समस्याओं का पता पहले चल सकता था। हो सकता है वह अब भी जीवित रहते। वृद्धाश्रम के निवासी यहाँ सभी समारोह करते हैं, अच्छे से जीने की कोशिश करते हैं। सभी का जन्मदिन छोटे छोटे तरीके से मनाया जाता है। पापा को गाना सुनना, बगीचे में काम करना, फूलों के पौधे लगाना और कहानियां सुनना सुनाना बड़ा पसंद था। वृद्धाश्रम के बारे में सही जानकारी न होने का कनक को आज बड़ा अफसोस हो रहा था। कनक को पता है कि माँ यहाँ ठीक नहीं है। पापा ने जिंदगी भर माँ का जिस तरह से ख्याल रखा था, यहाँ उन्हें वैसा थोड़ी ना मिल पाता है। पापा माँ का एक छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखते थे। माँ के सिर को सहलाते थे, माँ का हाथ चूमते थे और पूछते थे, तुम खुश तो हो ना। पापा माँ को देखकर ही उनकी ज़रूरतें समझ जाते, फिर वह उस ज़रूरत को बड़े प्यार से पूरा करते। आज पापा है नहीं। कनक को हर हाल में माँ की जिम्मेदारी उठानी ही होगी। लेकिन कनक के हाथ बंधे हैं। खुद की इस अक्षमता पर उसे बड़ा गुस्सा आता है। वह हर चीज़ से दूर भागना चाहती है। कभी कभी उसे पापा पर भी गुस्सा आ जाता है। अगर पापा अपने शरीर का ध्यान रखते तो माँ की आज ये हालत न होती। अगर उसके पिता ने उसे और अधिक पढ़ाया होता और बिना शादी किए उसे अपने पैरों पर खड़ा करते तो वह आज और अधिक स्वतंत्र होती। वृद्धाश्रम की नर्स या सेविकाएं खराब नहीं है, माँ का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनों का और दूसरों का ध्यान रखने में बड़ा फर्क होता है। कभी कभी नर्सों ने कनक से उसकी माँ की शिकायत की। माँ बाथरूम जाने के बजाय बिस्तर गंदा कर देती हैं। कनक उनकी शिकायतों पर क्या कहे। मन व्यथित हो जाता है। मन ही मन सोचती, माँ कुछ कह नहीं सकती, इसलिए तो उनके लिए एक कमरा अलग लिया है। इसमें खर्च ज़्यादा आता है और चुकाती भी है, लेकिन फिर भी उन लोगों को सामने मीठा चेहरा दिखाना पड़ता है। अगर उन लोगों पर गुस्सा किया जाए तो बाद में वे लोग माँ को चोट पहुंचा सकते हैं। जब माँ को उनके भरोसे छोड़ना है तो उनसे वैर क्यों ले। हालांकि उन लोगों को खुश रखने के लिए हर रविवार को अपनी माँ के साथ उनके लिए भी थोड़ा बहुत खाना पका कर ले आती है कनक। माँ को दवा ठीक से दी गई है या नहीं पता नहीं। कनक दवाओं को गिनकर देखती है कि 7 दिनों में दवा कम हुई या नहीं, लेकिन कई बार दवा का हिसाब गड़बड़ा जाता है, मिलता ही नहीं। यह समझना मुश्किल नहीं है कि वे समय पर माँ को सही दवा नहीं देते। फिर भी कनक लौटते समय मुस्कुराते हुए कहती, माँ को दवाई ठीक से दीजिएगा। वह जानती है कि इस जन्म में उसके पिता के समान उसकी माँ को देखने वाला कोई और नहीं है। वह खुद भी अपनी माँ को उतनी अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाएगी। नर्सों को दोष देने से क्या फायदा। खुद भी तो काम के दबाव में कई बार अपनी सास को दवा देना भूल ही जाती है। अपनी माँ को दिन ब दिन दुबली होती देखकर कनक बड़ी दुखी रहती है। शायद यहाँ का खाना माँ को अच्छा नहीं लगता है। कई बार वो अपनी माँ को गले लगा लेती है और माफ़ी मांगती है। किसी को कुछ कहे बिना घुटती रहती है। रात को लेटकर कनक तकिए को आंसुओं से गीला करती रहती है। गांव के मकान की अब तक रजिस्ट्री हुई नहीं है। सौभाग्य की बात है कि देव ने शहर में एक रजिस्ट्री कार्यालय ढूंढ निकाला है जहाँ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसका घर रजिस्ट्रेशन कराना संभव नहीं है भी या नहीं देव नहीं जानता। शिवम का गांव के रजिस्ट्री कार्यालय में जान पहचान है, लेकिन माँ को वापस गांव ले जाना संभव नहीं है। कनक मन ही मन सोचती कि घर का बचा हुआ पैसा मिल जाए तो वह एक बार और कोशिश करेगी अपनी माँ को अपने घर से नज़दीक रखने की। देव को कई बार माँ का दर्द बयान किया है, लेकिन देव एक बार भी नहीं कहता कि माँ को घर ले चलो। देव केवल यही कहता है कि मुख्य सेविका से शिकायत कर दो।
मुख्य सेविका के लिए पूरे दिन माँ की देखभाल करना थोड़े ना संभव है। ज्यादा शिकायत करने पर शायद देखरेख करने वाली नर्स बदल दी जाएगी, लेकिन वह नर्स भी अच्छी होगी इसकी कौन सी गारंटी है। कनक का मानना है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मुख्य सेविका पूरे दिन उसकी माँ की चौकीदारी नहीं करेगी। ज्यादा शिकायत करने पर क्या गारंटी है कि नर्स जाने अनजाने माँ को चोट न पहुंचाए। अपनी माँ से मिलकर लौटने के बाद कनक अपने पिता को अंधेरे में ज्यादा देखती है, इसलिए वो कितना भी प्रयत्न करे कि रात को बाथरूम ना जाए, फिर भी रात में नींद टूट जाती है और उसे जोर की बाथरूम लगती है। बाथरूम का वेंटिलेशन बहुत ऊंचा है, नहीं तो वह गत्ते से ढक दिया होता। पहले जब देव दौरे पर जाता था तो कनक पीहू के साथ अपने कमरे में सोती थी, लेकिन अब देव के बाहर जाने से वह अकेले नहीं सोती, अपनी सास को अपने साथ सोने के लिए कहती है। कनक अंधेरे में अकेले जाने से डरती है। समझ नहीं आ रहा कि इस डर से कैसे छुटकारा पाया जाए। कभी कभी सोचती है कि उसे किसी तांत्रिक या मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए क्या, लेकिन तांत्रिक का नाम सुनने पर देव गुस्से से कहेगा, अरे पढ़ी लिखी हो ना, फिर भी अनपढ़ जैसी बातें कर रही हो। मनोचिकित्सक की बात करेंगे तो उसको और भी गुस्सा आएगा। कनक कोई रास्ता ढूंढ नहीं पा रही है। शिवम को अगर कनक अपनी समस्या के बारे में बता पाती तो वह शायद महत्व देता। उसे शिवम जैसा आज तक कोई नहीं समझ पाया। बगल के घर में रहता था, एक साथ दोनों बड़े हुए, अब तो भैया पुकारती है उसे, लेकिन उस वक्त बहुत चाहती थी उसे। इतना अच्छा दोस्त उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला। कनक हर बात खुलकर शिवम से ही शेयर कर सकती है। शिवम भी उसकी हर समस्या का समाधान करता है। शिवम उससे 3 साल बड़ा था। शिवम कहता है ऐसी कविताएं तो हर कोई लिखता है, मेरी कविताओं को कोई छापेगा थोड़ी ना। लेकिन कनक उसकी कविताओं को सुनते सुनते खो जाया करती थी। उसे लगता कि वह शिवम का हाथ पकड़ के जंगलों में घूम रही है। कभी कभी शिवम के साथ में नदी में तैरने का उसका मन करता था। पूर्णिमा की रात नाव में घूमना। शिवम की हर कविता में कनक खुद को ही पाती थी। एक दिन कनक ने शिवम से कहा, तुमने जिसके लिए इतनी सुंदर प्रेम की कविता लिखी है कौन वह लड़की, मिलाओगे नहीं? सुनकर शिवम शर्मा गया था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कनक ने मानसिक रूप से खुद को ही उस कविता में रख लिया। दोनों में से किसी ने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन दोनों एक अनजान प्रेम से बंधे हुए थे। उम्र बढ़ती गई। शिवम कविता के लिए पागल था। बाद में दो एक छोटी छोटी पत्रिकाओं में उसकी कविता छपने भी लगी थी। कनक यह देखकर काफी खुश हुई, लेकिन शिवम ने नौकरी के लिए कोई प्रयास नहीं करा। शिवम की माँ को जो पेंशन मिलती थी उसी से शिवम और उसकी माँ का गुजारा हो जाता था। जब कनक की शादी के लिए लड़के देखना शुरू हुआ तो एक दिन कनक ने शिवम को यह खबर दी, लेकिन शिवम ने कोई जवाब नहीं दिया। देव जब उसे देखने आए तो कनक को भी देव अच्छा लगा। काम भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है। कनक शादी के लिए पापा को मना नहीं कर पाई, इसलिए उसने शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन मन में शिवम से ज्यादा लगाव था। अभी उसे ऐसा लगता है कि शिवम से उस दिन साफ साफ पूछ लेना चाहिए था। शिवम ने उसकी शादी के बारे में जानते हुए भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद उसके पास रोजगार नहीं था। कनक थोड़ी और पढ़ाई करती तो उसे एक छोटी सी नौकरी मिल सकती थी। अगर उसने शिवम से शादी कर ली होती तो आज अपनी माँ को देखने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। पापा भी जीवित रहते। कनक का मन आज सुबह से खराब है। आज पापा की याद बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि आज कनक का जन्मदिन जो है। आज के दिन पापा उसके लिए एक छोटा सा केक खुद बनाया करते थे। शाम में वह केक काटती, पापा उसे खिलाते और वो पापा को खिलाती, फिर माँ को भी खिलाती। पापा के पास एक कैमरा था, उस कैमरे में पापा तस्वीरें ले लिया करते थे। यह नियम विवाह से पूर्व लगातार 24 वर्ष तक चलता रहा था। शादी के बाद कनक का बर्थडे और नहीं मनाया गया। हालांकि दोपहर को जब कनक सारा काम निपटा कर अपने कमरे में सोने जाती थी तो पापा उसे फोन करके जन्मदिन की बधाई जरूर देते थे। पापा जानते थे कि कनक की ससुराल में जन्मदिन नहीं मनाया जाता। पापा नहीं चाहते थे कि बेटी के जन्मदिन पर ससुराल में कोई परेशानी हो, इसलिए पापा दोपहर के समय ही फोन करते थे। दोपहर को सारा काम खत्म करके भारी मन से कनक फोन देख रही थी। कुछ महीने पहले ही फेसबुक पर एक अकाउंट खोला था उसने। शिवम की कविता शायरी को इन दिनों फेसबुक पर खूब लाइक्स मिल रहे हैं। कनक दिन में एक बार जरूर उसका प्रोफाइल देखती है।
शिवम की कुछ कविताएं वायरल भी हो गई है। कविता में प्रेम और विरह का ऐसा विचित्र मेल है जो बहुत ही कम कविताओं में देखने को मिलता है। कनक ने फेसबुक खोलते ही शिवम का उसके नाम से एक नोटिफिकेशन देखा। क्या भेजा होगा? खोलकर देखा, एक वीडियो भेजा है 24 साल तक के केक काटने की तस्वीर के साथ। हर एक तस्वीर पर 2 लाइन का कविता। कनक आश्चर्य से देखती रही। कविता पढ़कर मन खुश हो गया और तस्वीर देखकर रोना आ गया। इस विचित्र सुंदर उपहार ने उसके पापा की अनुपस्थिति के दुख को कम तो नहीं किया, लेकिन इसने उसके हृदय को शुद्ध आनंद से जरूर भर दिया, मन को खूब प्रफुल्लित किया। पीहू सो रही थी। कनक तैयार होकर पीहू को अपनी सास के पास लिटाकर बाहर निकल गई। एक केक की दुकान से एक प्लेन केक खरीदा जो उसके पापा द्वारा बनाए गए केक के समान ही था। फिर वह केक लेकर अपनी माँ के पास गई। उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई है। अपनी माँ की हालत देखकर कनक को रोना रोना आया। हर रविवार को आकर माँ को जैसी देखती है, आज उससे भिन्न रूप है। दरअसल नर्स जानती है कि कनक हर रविवार को आती है, इसलिए उसने माँ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नाइटी साफ नहीं है, कमरा भी गंदा है, यहाँ तक कि बेड की चादरें भी साफ नहीं है। माँ की ऐसी हालत देखकर कनक वास्तव में अपनी माँ को अभी यहाँ से लेकर चली जाना चाहती है, लेकिन वो उसे लेकर कहाँ जाए, उसकी माँ को कहाँ रखे। उसका अपना कोई घर नहीं है, ससुराल नहीं ले जा सकती। उसे देख नर्स दौड़ती हुई आई, माँ की चादर बदली, एक खूबसूरत सी नाइटी पहनाई। माँ अब काफी बेहतर लग रही हैं। कनक को समझ में आया कि रविवार को ही आने से नहीं चलेगा, क्योंकि नर्स जानती है कि वह केवल रविवार को ही आती है, इसलिए वह ऐसी गलती करती है। कभी कभी अपनी माँ के पास बिन बताए आना पड़ेगा। अब रविवार नहीं, हफ्ते में किसी भी एक दिन माँ के पास आने का फैसला कर लिया। ननद को कहेगी 2 घंटे पहले वह आकर पीहू को संभाल लेगी। कनक अपनी माँ के पास जाकर बैठी। केक को बेड पर पेपर बिछाकर रखा। उसने चाकू से केक काटा और अपनी माँ के मुंह में दिया। फिर उसने अपनी माँ के हाथ में केक का एक टुकड़ा दिया और खुद माँ के हाथ अपने मुंह पर ले आई। लेकिन कनक खा नहीं सकी। अचानक ही उसे अपने पापा की याद आ गई। वह अपनी माँ से लिपट गई और रो पड़ी। माँ एकदम शांत और चुप है। कनक न जाने कितनी देर तक रोती रही। नर्स ने आकर कहा, दीदी अब और मत रो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। रोने से मन उसका कुछ हल्का हो गया था। बाकी बचा हुआ केक नर्सों को दे दिया। कनक को लगा कि आज माँ ने उसे जन्म दिया है तो उसे माँ को थोड़ी खुशी देनी चाहिए। माँ को घूमने का बहुत शौक है, आज मैं उन्हें घुमाने ले जाऊंगी, जैसे पापा महीने में एक बार घुमाते थे। कनक ने नर्स को टैक्सी बुलाने के लिए कहा और माँ को नई नाइटी पहना दी, एक हगीज भी पहना दिया। बालों में अच्छे से कंघी की, चेहरे पर थोड़ा सा पाउडर और अच्छी सी बिंदी भी लगा दी। टैक्सी आने पर नर्स के साथ सहायता लेकर टैक्सी में माँ को बिठाया। नर्स से पूछा, आप चलोगी हमारे साथ? नर्स तुरंत ही साथ जाने के लिए तैयार हो गई। ड्राइवर से कुछ दर्शनीय स्थल ले जाने के लिए कहा, ऐसे स्थल जो माँ टैक्सी में बैठकर देख पाएगी। ड्राइवर ने कुछ स्थानों को घुमाया। माँ चुपचाप बैठी बाहर देखती रही। कनक अपनी उंगली के इशारे से माँ को सब कुछ दिखा रही थी। माँ को देखकर लग रहा था कि माँ की तबीयत ठीक है, उसे अच्छा लग रहा है। कनक बहुत खुश थी। उसने मन ही मन सोचा, कभी कभी माँ को अलग अलग जगहों पर गाड़ी से घुमाया करेगी। नर्स ने कहा, दीदी मुझे कितने साल हो गए यहाँ काम करते करते, लेकिन मैंने यहाँ का कुछ भी नहीं देखा। मैं आज आपके कारण थोड़ा सा घूम पाई हूँ। नर्स की बातें सुनकर कनक ने सोचा कि उसकी सास भी सारा दिन घर पर ही रहती है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगली बार जब वह अपनी माँ को गाड़ी से घुमाने लाएगी तो अपनी सास को भी साथ ले जाएगी। आश्रम में वापस आकर कनक ने ड्राइवर को पैसे दिए। ड्राइवर बोला, दीदी आप अपनी माँ के लिए इतना कुछ कर रही हैं, मेरे पास गाड़ी होने के बावजूद मैंने अपनी माँ को कभी भी आसपास का कुछ भी नहीं दिखाया। आज मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आज मेरी माँ जीवित नहीं है, लेकिन आपकी माँ मेरे लिए माँ के समान है। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। कनक बोली, ये बात ठीक नहीं है भैया, अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। दीदी हम सभी को आपसे कुछ सीखना चाहिए। आपकी माँ कितनी बीमार है, चल नहीं सकती, फिर भी आप उनके खुशी का इतना ध्यान रखती है। मेरी भी एक बेटी है, उससे आप आशीर्वाद दीजिए ताकि वह बड़ी होकर आपकी जैसी बने। कनक की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, वह किसी को भी अपने जैसा बनने का आशीर्वाद नहीं दे सकती। किसी भी लड़की को उसके जैसे तड़पना नहीं चाहिए। वह बस इतना ही कह पाई, आपकी बेटी खूब पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो, ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ। सही परवरिश कीजिए, बेटियां तो अच्छी ही होती हैं।
कनक घर लौटी और देव से कहा कि वह अपनी माँ को कार में घुमाने ले गई थी। कनक को खुशी हुई कि माँ बहुत खुश है। उसने अगली बार अपनी सास को साथ ले जाने की इच्छा भी जताई। उन्होंने ड्राइवर के बारे में भी बताया। ड्राइवर की बातें सुनकर देव के चेहरे का रंग बदल गया और वह उठकर बाहर चला गया। उस दिन कनक को समझ नहीं आया कि देव को बात बुरी क्यों लगी, लेकिन देव ने अगले महीने रविवार को एक कार किराए पर ली। दोपहर में देव अपनी माँ और पीहू को कार में लेकर वृद्धाश्रम पहुंचा। कनक ने माँ को तैयार किया। जैसे ही वे पहुंचे, कनक अपनी माँ के साथ कार में सवार हो गई। देव गाड़ी में व्हीलचेयर भी अपने साथ ले गया। पास में ही विवेकानंद मठ गया। देव कनक की माँ को व्हीलचेयर पर बिठाकर ले गया और जितना हो सके मठ के चारों ओर घुमाया। बाद में हर महीने एक रविवार को सभी लोग किसी न किसी दर्शनीय स्थल पर घूमने जाते थे। जहाँ गाड़ी नहीं घुसती थी, वहाँ देव व्हील चेयर पर बैठाकर माँ को घुमाता। देव के रहने से कनक को फायदा होता, नहीं तो कनक और नर्स के लिए अपनी माँ को कार से बाहर निकालना और उसे इधर उधर घुमाना मुश्किल हो जाता था। इसी बहाने पीहू और सास भी थोड़ा घूम लेती थी। कनक रविवार की सुबह थोड़ी देर से उठती है। बाकी 6 दिन देव को ऑफिस जाना होता है। उनका नाश्ता टिफिन इसके लिए जल्दी उठती है। रविवार की सुबह उठकर कनक ने देखा सास ने नहा लिया है, लेकिन आज उठकर देखा तो सास अब तक उठी नहीं थी। जब कनक अपनी सास के कमरे में गई तो देखा कि वह अपने आप ही कुछ बुदबुदा रही थी। वह पास जाकर सुनने का प्रयास करने लगी कि सास क्या कह रही है, लेकिन सास तो गहरी नींद में है। कनक को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने सास के माथे पर हाथ रख कर देखा। बहुत तप रहा था। वह समझ गई बुखार के चलते बड़बड़ा रही है। झट से जाकर अलमारी से थर्मामीटर ले आई। 102 डिग्री बुखार था। उसने दौड़कर देव को जगाकर बुलाया। माँ की ये हालत देखकर देव को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कनक बोली, जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाइए। देव पूरी तरह से असमंजस में है कि कहाँ से बुलाओ, किधर मिलेगा अभी डॉक्टर। पड़ोस की किसी दवा की दुकान पर जाइए और पता करिए कि कौन डॉक्टर अभी मिल सकता है। कनक बोली, उन्हें बुला लाइए। कनक की सलाह पाकर देव जल्दी से तैयार हो गया और डॉक्टर को बुलाने चला गया। कनक अपनी सास के सिर पर पानी की पट्टी रखने लगी, लेकिन सास का बुखार चढ़ता ही रहा। 103 डिग्री को छू गया। कनक अपनी सास को गीले कपड़े से पोंछने लगी और पंखे से हवा करने लगी। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि बुखार और न चढ़े भगवान, नहीं तो सास को लेकर नर्सिंग होम दौड़ना पड़ेगा। कनक कितने तरफ देखेगी। एक तरफ खाना बनाना बाकी है, दूसरी तरफ पीहू को खाना खिलाना भी है। वह फूट फूट कर रोने लगी। सौभाग्य से काम वाली समय पर आ गई थी। उसने उसे अपनी सास के माथे पर पानी की पट्टी लगाने के लिए कहा। जल्दी से किचन में घुसी और दूध सूजी से मीठा बना लाई और पीहू को खिलाया और कुछ खिलौने देकर सास के कमरे में लौट आई। काम वाली बाई को घर के बाकी काम निपटाने के लिए कहा और अपनी सास के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगी। उधर देव को कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था। काफी मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर मिले। डॉक्टर ने देव की माँ का चेकअप किया, कुछ दवाइयाँ दी। एक इंजेक्शन के साथ उन्होंने कहा कि दवा से बुखार न उतरने पर रोगी को गीले कपड़े से पोंछते रहिए जरूर। डॉक्टर बाबू के चले जाने के बाद देव फिर दवाई लेने दौड़ा। कनक ने देव से कहा, आते समय कुछ पूरी सब्जी ले आइएगा। देव कनक की बातों से नाराज हो गया, लेकिन कनक जानती है कि काम वाली ने सही समय पर आकर उसकी मदद की है। उसे एक अच्छा टिफिन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अभी सबके लिए नाश्ता बनाना संभव नहीं है। कनक ने फटाफट अदरक इलायची वाली चाय बनाई और अपनी सास को चाय के साथ बिस्किट जबरदस्ती से खाने के लिए मजबूर किया। सास को खाने की जरा से भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह बिना पूजा किए कुछ भी मुंह में नहीं डालती है। कनक ने गुस्से से कहा, भगवान इतने निर्दयी थोड़ी है कि कोई बीमार व्यक्ति पूजा न करने पर क्रोधित हो जाए। कनक की सास ने फिर बिना कुछ कहे चाय के साथ बिस्किट खा लिए। देव के आते ही उसने दवा अपने सास को दे दी। दवा लेने के बाद बुखार बहुत कम हो गया। कनक की बेचैनी भी कुछ कम हुई। दोपहर में कनक ने सबके लिए खिचड़ी बना ली, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया सास को बुखार फिर से बढ़ने लगा। सास को बैठाकर कनक ने चम्मच से खिचड़ी खिलाई, दवा दी। दवा के प्रभाव से बुखार उतर तो जाता है, लेकिन कुछ घंटे के बाद फिर वापस आ जाता है। कनक ने घड़ी की ओर देखा। 2 बज रहे। उसे अपनी माँ के पास भी जाना है। माँ शायद उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन कनक कैसे जाएगी। देव सुबह से डॉक्टर और दवा के पीछे भाग दौड़ करके थक गया है। सास का बुखार बढ़ रहा है, हालांकि दवा देने के बाद उतर भी रहा है। पिछले रविवार से माँ के दर्शन नहीं हुए। ननद की बेटी को भी बुखार था, इसलिए ननद पिछले हफ्ते आ नहीं सकी थी।
एक बार उसने सोचा कि वही समय निकाल कर माँ को देखने जाएगी, लेकिन वहां ज्यादा देर रहेगी नहीं। जरूरत पड़ी तो पीहू को साथ भी ले जाएगी। डरते डरते कनक ने देव से कहा, मैं अपनी माँ के पास होके आऊं थोड़ी देर। सुनकर देव चिढ़ गया। सुबह से तुम घर की हालत तो देख रही हो, फिर भी तुम पूछ रहे हो। वहां तो लोग हैं ना तुम्हारी माँ की देखभाल के लिए। माँ इंतजार में बैठी रहेगी। कनक के स्वर में विनती थी। सास की खबर दी और कहा कि सास को तो बुखार है, इसलिए वह आज आ नहीं पाएगी। आप चिंता मत करो, हम यहाँ संभाल लेंगे। आप अपनी सास का ख्याल कीजिए। माँ का बुखार बढ़ता देखकर देव भी चिंता में पड़ गया था। उसने सोचा कि दिया को भी फोन करके उसे सूचित कर दूं मैं। उसने कनक से पूछा तो कनक बोली, हाँ, उसे भी खबर कर दो। जब उसे खबर करी गई तो 1-2 घंटे के बाद में वो भी दौड़ती आती आ गई माँ की तबीयत का हाल जानने। आती उसे रुलाई फूट पड़ी। बोली, मैं तो आने के लिए इतनी छटपटा रही थी, लेकिन उसके पति ने उसे रोक दिया। बोले, छुट्टी के दिन माँ को काम में लगा के कैसे जा सकती हो तुम। माँ ने जिंदगी भर तो हाड़ तोड़ मेहनत की है, इसलिए अब उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए और मेरी सास का काम मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। मैं मना नहीं करती, मैं ही तो घर के सारे काम करती हूँ, लेकिन मेरे पति कहते हैं कि तुम्हारी सास अच्छी है, जो तुम्हें सप्ताह में 1 दिन मायके जाने देती है और खुद रसोई बना लेती है, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। आज जब मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ बीमार है, देख कर आती हूँ, सुनकर बड़े क्रोधित हो गए। दरअसल ननद हर हफ्ते यहाँ अपनी माँ के लिए नहीं, कनक की माँ के लिए आती है, क्योंकि कनक की माँ बीमार है। ननद के आने से कनक अपनी माँ से मिलने जा सकती है। कनक क्या कहे, इतने बड़े मन की उम्मीद किसी ससुराल वाले से तो नहीं कर सकते ना, खासकर ननद से। लेकिन ननद बहुत भली है, समझती है। फिर अगर ननद की माँ बीमार है तो उसे उसकी माँ से मिलने की इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए। ससुराल वालों को इतना तो समझना ही चाहिए। ननद लगभग रो पड़ी। कनक ने ननद को गले से लगा लिया और बोली, मत रो दिया। जानती हो भाभी, आपके दामाद ने क्या कहा? बोला, तुमने अपने पिता के घर से के सभी लोगों का ठेका ले रखा है क्या? यदि तुम्हारी भाभी का पिता मर जाए तो तुम्हें 20 दिन के लिए चले जाना है। भाभी की माँ बीमार है तो उसके लिए तुम्हें सप्ताह में 1 दिन जाना है। तुम्हारी माँ बीमार है तो 1 दिन और जाना है। तुम इस घर से ज्यादा अपने मायके के प्रति आकर्षित हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पिता के घर पर ही रहना चाहिए, वही बेहतर होगा। तुम खुश भी वहीं रहोगी। कनक को समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहे। सीने में अजीब सा दर्द हो रहा है। आज उसके लिए ननद को ससुराल वालों से 4 बातें सुननी पड़ी है। कनक ने ननद को दिलासा देने के लिए उसे गले से लगा लिया, पीठ थपथपाई, लेकिन दिया रोती रही। कनक का जैसे दम घुटने लगा, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दिया कुछ देर रोकर शांत हो गई। फिर उसने घड़ी पर नजर डाली तो देखे 6 बज चुके थे। दिया ने कनक का हाथ पकड़ा और कहा, भाभी, मुझे अभी जाना होगा, बहुत देर हो चुकी है, नहीं तो वापस जाकर फिर 4 बातें सुननी पड़ेंगी। मैंने उनकी बात नहीं मानी है ना, इसलिए कोई ठीक से बात थोड़ी ना करेगा मुझसे, मायके में आकर जैसे मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। कनक चुपचाप शांत खड़े रही। क्या बोलती? वह तो बेचारी दिया को खुद की ससुराल के बारे में भी कुछ कह नहीं सकती। ननद ने अपना बैग हाथ में लिया और कहा, माँ की बहुत उम्र हो गई है, इसलिए मन में हमेशा खराब विचार आते रहते हैं। माँ का ख्याल रखना भाभी। चिंता मत करो दिया, हम सब है ना, उन्हें कुछ नहीं होगा। ननद अपने आंसू पोंछते हुए वापस चली गई। कनक सिर पर हाथ रखकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और मन ही मन कहने लगी, हाय रे किस्मत, लड़कियां परिवार संभालेंगी, परंपराओं का निर्वहन करेंगी। बहू अगर नौकरी भी करती है तो भी सबको यही उम्मीद रहती है कि ड्यूटी के बाद टाइम से घर लौटकर कम से कम शाम की चाय तो बहू बना कर दे। लेकिन उस घर का बेटा अगर ऑफिस जाए तो लौटते वक्त क्लब होकर आधी रात को भी वापस आए तो घर के लोग कहेंगे, लड़के पर काम का बहुत दबाव है। दरअसल हम लड़कियां महिला सशक्तिकरण और बराबरी का बहुत लंबा चौड़ा भाषण तो दे देती हैं, लेकिन समानता का सही मतलब नहीं जानती हैं। कुछ लड़कियों को लगता है कि पूरा परिवार मेरे हाथ में है, यही तो आज़ादी है। कुछ लड़कियों को लगता है कि हाफ पैंट और जीन्स पहनकर घूमने से बराबरी हो रही है, और कुछ लड़कियां सोचती है कि मैं जॉब कर रही हूँ इसलिए मैं आज़ाद हूँ। वास्तव में समान शब्द का अर्थ लड़कियों के लिए अस्पष्ट है। लड़कियां पुरुषों की तरह करियरवादी कभी भी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अजीब तरह से कुछ अलिखित नियमों के अनुसार बच्चे की जिम्मेदारी, परिवार की सारी जिम्मेदारी लड़कियों के कंधों पर ही आती है। लड़के एक ही परिवार में अलग अलग कमरों में दोस्तों के यहाँ कोचिंग कैसे भी पढ़कर अपना करियर बना लेंगे, लेकिन लड़कियां अपनी योग्यता के बावजूद
खाने की मेज पोछेंगी, किचन साफ करेगी, बच्चे की देखभाल करेगी, लेकिन करियर नाम की मायावी वस्तु के बारे में सोचने का मौका नहीं उसे मिलेगा। मौका कैसे मिले? तब तक तो थका हुआ शरीर सो जाता है। लड़कियों को सुबह जल्दी उठना है, यह तो कुदरत का नियम हो गया है। जो लड़की इस नियम से बाहर जाना चाहेगी उसे दूसरे लोग असभ्य, अधर्मी और आचरणहीन करार देंगे। सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। आज पूरे दिन बुखार आया नहीं। पीहू भी खाना खाकर सो गई। पिछले रविवार से ही कनक अपनी माँ के लिए बेचैन महसूस कर रही थी। आज मंगलवार सुबह से ही दिल धड़क रहा है। एक बार जाकर माँ से मिल आने को जी चाहता है। बस जाऊंगी और आ जाऊंगी। कनक घड़ी की ओर देखकर सोचा 2:45 बज रहे हैं। 3 से पहले निकलने से 3:30 बजे तक आश्रम पहुंच जाएगी। आधे घंटे माँ से मिलेगी और 5 बजे तक घर लौट आएगी। पीहू 5:30 बजे से पहले नहीं उठती। कनक ने अपनी माँ को 8 दिनों से नहीं देखा है। कनक ने पीहू को अपनी सास के पास ही लेटा दिया और बोली, माँ मैं आश्रम में माँ से मिलने जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। सासू माँ हकलाते हुए बोली, बेटी मेरी तबीयत तो तुम जानती हो, शरीर में ताकत नहीं है, क्या मैं पीहू को संभाल पाऊंगी? माँ मैं जाऊंगी और आ जाऊंगी। अगर पीहू उठकर रोती है तो उसे एक चॉकलेट दे दीजिए। चॉकलेट फ्रिज के सामने ही रखिए। कनक जल्दी से तैयार हुई और बाहर निकल गई। कनक अपनी माँ के पास गई और देखा कि मुख्य सेविका माँ के पास बैठी है। कनक थोड़ी हैरान हुई। मुख्य सेविका ने कनक को देखते ही कहा, अच्छा हुआ कि आप आ गई, मैं तो सोच ही रही थी कि आपको फोन लगा दूं। कनक चिंतित होकर पूछने लगी, क्यों, क्या हुआ माँ को? तुम्हारे माँ कल से सिर्फ रो रही है। मैंने डॉक्टर को बुलाया है, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद आएंगे। कनक अपनी माँ के पास गई और उनका सिर सहलाने लगी। माँ अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन खुल नहीं पा रही है। कनक अपनी माँ से लिपटकर लगभग रो ही पड़ी और बोली, माँ उठो, क्या तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है? कनक अपनी माँ के सिर पर हाथ रखकर रो रही थी। तभी नर्स आ गई। आपकी माँ रविवार को बहुत परेशान हो रही थी। हो सकता है कि आप रविवार को नहीं आई और आपकी माँ आपको ढूंढ रही हो, लेकिन कल सुबह से बहुत शांत हो गई। कल सुबह से तो सिर्फ सो ही रही है, कुछ खाना भी नहीं खाया है। सेविका दीदी ने सोचा कि वह कल आपको फ़ोन करेगी, लेकिन पता चला कि आपकी सास बीमार है, इसलिए उन्होंने फ़ोन नहीं किया। आप बीमार सास को छोड़कर कैसे आ पाती? उल्टे आपकी चिंता और बढ़ जाती। वह रविवार को नहीं आई। आप आई उसे न देखकर, माँ की इस हालत के बारे में सुनकर कनक बहुत दुखी हुई। माँ ने क्या सोचा होगा कि पिता की तरह बेटी भी उसे छोड़कर चली गई। उसने अपनी माँ को गले लगाया और दुलारने लगी। कनक ने डॉक्टर को आते देखा तो उठी और डॉक्टर को बैठने को कहा। डॉक्टर ने कनक की माँ को अच्छे से देखा, कुछ दवाई लिख दी और एक इंजेक्शन लाकर देने को कहा। डॉक्टर बाबू के जाते ही कनक दवा लाने के लिए दौड़ी। दवा के साथ एक कंपाउंडर भी आया। कंपाउंडर ने आकर उसकी माँ को इंजेक्शन लगा दिया। कनक बाजार से सूजी और दूध खरीद लाई थी। उसने नर्स को मीठा बनाने को कहा और थोड़ा सा मीठा चम्मच से अपनी माँ को खिलाया। फिर उसने दवा दी। इंजेक्शन देने के बाद माँ को थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। अपने हाथ से सूजी और दवा खिलाकर कनक को थोड़ी तृप्ति महसूस हो रही थी। तभी सेविका कमरे में आई। फिर बोली, लगता है बेटी को देखकर माँ को राहत महसूस हो रही है। अरे आपको तो एक बात कहना भूल गई, राधेश्याम अंकल थे ना, रविवार को उनका निधन हो गया। तबीयत कुछ दिनों से खराब ही थी उनकी। कनक चौंक गई और सोचने लगी, काश वो रविवार को आती तो राधेश्याम अंकल को अंतिम दर्शन तो कर पाती। हैरानी की बात तो ये है, सेविका आगे बताने लगी, कि उनके अंतिम संस्कार में उनके घर से कोई नहीं आया। उनका बेटा को फोन किया था तो काम में व्यस्त है, 2 दिन बाद आकर पिता की अस्थियां लेकर जाएगा ऐसा बोला। हाँ, अंतिम संस्कार का पैसा जरूर भेजा है। कनक की आंखों में आंसू छलक छलक रहे थे। उसके पास शोक प्रकट करने के लिए भी शब्द नहीं है। क्या कहती? वो बिना पलक झपकाए माँ को देखती रही। सेविका कनक के पास आई और एक कागज बढ़ाते हुए बोली, राधेश्याम अंकल की बेटे के नाम आखिरी चिट्ठी, आपकी तारीफ भी लिखा है। उन्हें आपकी जैसी बेटी चाहिए थी। कनक ने अपने हाथों में कागज ले लिया और पढ़ने लगी। तो मित्रों, ये था कहानी फर्ज का तीसरा हिस्सा। कहानी में एक माँ बाप की इकलौती लड़की, जो कि एक जिम्मेदार कर्तव्यदक्ष बहू भी है, उसके दोनों परिवारों के साथ में अपना कर्तव्य निभाते समय उसकी छटपटाहट, व्याकुलता, शारीरिक और मानसिक दोनों ही इस कहानी में बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किए गए हैं। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।
और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।